हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो अपन है जो अपनी जियोग्राफी की या फर्स्ट ग्रेड नेट JRF की आप तैयारी कर रहे हो, तो अपनी उसकी ये जो सीरीज चल रही है, अपन ने जो काफ़ी टॉपिक पढ़ लिए उसमें से अपन इसकी दूसरी क्लास आज है जो भूसंसर्ग की ले रहे हैं। ठीक है, आपने यदि जो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो वो भी एक बार देख लेना। ठीक है। और इसमें है जो सबसे पहले तो आपका स्वागत है इस क्लास में, इस वीडियो में। अपन ने एक बार जो कल चीज़ें पढ़ी थी उसका एक बार जो रिवीजन करते हैं। ठीक है। मैंने आपसे कल कहा था कि पृथ्वी का सबसे बड़ा नियम है परिवर्तन। संसार का कोई भी चीज़ जो किसी में भी हो, कि समय के साथ है जो चेंजेबल होता रहता है। ठीक है। यदि अपन जो परिवर्तन चीज़ें होती है, यदि उनके साथ उनको फॉलो करते हुए चलते हैं तो अपन है जो उसके जो बराबर है जो गति में या मूवमेंट है जो बना रहता है। ठीक है। इसी प्रकार जो अपन की जो पृथ्वी की संरचना में भी क्या होता है, समय के साथ है जो भूगर्भिक इतिहास में जो परिवर्तन होता रहता है। तो अपन ने कहा था ये परिवर्तन है जो दो तरीके से होता है। एक तो कौन सा होता है, एक तो होता है दीर्घकालिक, जिसमें क्या होता है टाइम पीरियड ज़्यादा लगता है, जिसको अपन को आभास नहीं होता, परंतु लंबे टाइम जाकर के बाद में आपको जो परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे जो हिमालय की जो हाइट हो गई, यहाँ अपन कहते हैं कि अरावली है जो प्राचीन वलित एक पर्वतमाला है। ठीक है। तो प्राचीन तो मतलब एक टाइम पर वो क्या रहेगी, वो युवा अवस्था में रही होगी, और उसकी जो पीक है, जो हाइट है, जो एक टाइम पर है जो अधिकतम रही होगी। ठीक है। परंतु अभी इसकी धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो हाइट है जो कम हो रही। ठीक है। और उसके बाद अपन ने जो दूसरा जो पढ़ा था कि अल्पकालिक परिवर्तन, जो अल्पकालिक में क्या होगा, जो टाइम है जो पीरियड कम होता है, कुछ सेकंड है, कुछ समय जैसी घटनाएं होती है। जैसे मान लो भूकंप आ गया 2 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए जो भूकंप आ गया, या जो ज्वालामुखी जैसी क्रिया होती है वो अल्पकालिक होती है। ये इसके लिए अपन ने कहा था कोई भी कोई कारक होता है, इसके पीछे कोई भी क्या होता है, फोर्स होगा। तो वो अपन ने पढ़ा था कि इसके पीछे जो या तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में होगा या पृथ्वी की सतह पर होगा। ठीक है। अपन ने दो प्रकार के इसमें बल देखे थे। तो आंतरिक जो बल है, जो पृथ्वी के अंदर जाते ऐसी शक्तियां हैं जिसकी वजह से ये बल उत्पन्न होता है। अपन ने कहा था कि पृथ्वी के अंदर क्या है, मैग्मा है, या जो टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसमें टेम्परेचर में जो रेडियो एक्टिव तत्व है, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है, तापमान में जो अंतर आता है, तो अंतर की वजह से क्या होता है, इसमें जो या तो संकुचन होता है या फिर इसमें क्या होता है, फैलाव होता है। तो संकुचन और फैलाव की वजह से उसमें क्या होती है, भूगर्भीय क्रिया होगी, तो उसमें क्या हो जाएगा, एक बल जनरेट हो जाएगा। और उसकी बल जनरेट का प्रभाव है, या तो वो क्या होगा, या तो वो क्षैतिज संचलन करेगा जिसकी वजह से, या फिर वो क्या करेगा, अपने केंद्र से ऊपर की ओर लंबवत है जो कार्य करता है, जो उसका क्या है, जो परिवर्तन देखने को मिलता है। तो जैसे पर्वत निर्माण हो जाता है, या पठार है, या मैदान है, यहाँ से क्या हो जाएगी, भूकंप है, या ज्वालामुखी जैसी क्रियाएं जो घटित होती है, ये कौन से हो जाएगी, ये हो जाएगी जो आकस्मिक परिवर्तन या अंतर्जात के कारण होता है। ठीक है। उसके बाद अपन ने जो इसको तीव्रता के आधार पर है जो दो भागों में बांटा है। ठीक है। तीव्रता के आधार पर है जो दो भागों में बांटा था, उसमें अपन ने एक तो पढ़ा था आकस्मिक परिवर्तन। ठीक है। आकस्मिक मतलब तुरंत जो सडनली घटनाएं होती है उसके बारे में अपन ने पढ़ा था। तो आकस्मिक परिवर्तन के अंदर क्या आ जाएगी, जैसे भूकंप जैसी घटनाएं होगी, या फिर जो ज्वालामुखी जैसी घटनाएं होगी। तो आकस्मिक है या सडनली में हमें दो चीजें याद रखोगे। एक अपन ने जो अंतर्जात और बहिर्जात बल पढ़ा जो पृथ्वी की धरातल पर है, जिसमें अपचय और अपर्दन जैसी क्रिया होती है, उसको भी अपन ने जो 1 बाय 1 वीडियो और पूरा जो डिटेल में पढ़ेंगे। पर एक बार अपन है जो पहले अंतर्जात बल को स्टार्ट किया था उसके बारे में पढ़े। फिर अपन ने जो अंतर्जात बलों को जो दो भागों में बांटा था। ठीक है। अंतर्जात बल को एक तो पटल विरूपण के रूप में बांटा था, और एक को जो आकस्मिक में बांटा था। आकस्मिक में अपन ने जो उदाहरण देख लिए थे, एक तो ज्वालामुखी आप याद रखोगे, और एक है जो भूकंप जैसी घटनाएं याद रखोगे। इनकी दोनों का जो डिटेल में वीडियो आएगा। अगर इसके साथ एक भूकंप और यदि स्टार्ट कर ले तो फिर जो टॉपिक है जो लंबा खिंच जाएगा। ठीक है। तो उसकी अपन है जो अलग से टॉपिक डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। और पटल विरूपण है जो इसको अपन है जो दो भागों में बांटा था। एक तो है जो महादेश जनक। ठीक है। इसमें एक तो कौन सा हो जाएगा, महादेश जनक हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा पर्वत निर्माणकारी बल। ठीक है। महादेश जनक में क्या हो जाएगा, महादेश जनक से आप याद रखोगे महाद्वीपीय भाग। क्या रखोगे, महाद्वीपीय भाग। या तो महाद्वीपीय भाग में क्या होगा, अगर कोई बल कार्य कर रहा तो या तो कोई धसेगा या फिर क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। तो महादेश जनक का भी दो भाग हो जाते हैं इसमें। एक तो हो जाएगा ऊपरी मुखी, मतलब जो ऊपर की, और कोई भी जैसे महाद्वीप के अपन के समीप भाग से क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, अधोमुखी। ठीक है। ऊपरी मुखी में भी एक और है जो निर्गमन। निर्गमन मतलब बाहर आना, किससे, जो निर्गमन और निमज्जन की क्रिया ये जल के पास वाले भाग, ऐसा कोई सतह है जो जल में भी है और बाहर में भी है। जैसे महाद्वीपीय जो तट हो जाएंगे, जैसे मगन तट, अपन जो महाद्वीपों के पास वाले भाग में जाते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाए, अपलिफ्टमेंट या फिर डाउन हो जाता है। तो उसमें को अपन निगमन और है जो निर्जमन निमज्जन है जो पढ़ते हैं। ठीक है। उसके बाद है जो पर्वत निर्माण कार्य में क्या हो जाएगा, पर्वतों का या तो क्या हो जाएगा, अपन ने कहा था तनाव हो जाएगा, या तो क्या हो जाएगा, अगर आप खींचोगे तो वो चीज़ें टूट जाएगी, और दूसरा हो जाएगा अगर कंप्रेस करोगे, संपीड़ित करोगे, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, वलन और सवलन जैसी घटनाएं होती। तो आज अपन है जो पटल विरूपण की अपन ने कल जो क्लास ले ली थी, जो कहा था कि ये एक मंद प्रक्रिया है। ठीक है। ये कैसी है, मंद प्रक्रिया है, और क्या होता है, इसमें अभी टाइम लगता है। ठीक है।
तो पटल विरूपण को आगे दो भागों में बांटा गया, उसको भी कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया। तो अपन है जो पटल विरूपण से जो क्लास स्टार्ट करें तो इसमें जो मैं पहले हेडिंग लिख देता हूँ, पटल विरूपण, विरूपण संतुलन। पटल का अर्थ होता है भूमि या महाद्वीपीय भाग, ठीक है। और उसके बाद विरूपण यानी उसके रूप में परिवर्तन, अलग अलग रूप में परिवर्तन। और उसके बाद है संतुलन, मतलब जो गति या मूवमेंट होती है उसकी वजह से। इसके मैंने आपको कितने प्रकार बताए थे, ये इसके दो प्रकार बताए थे। इसके कौन से दो प्रकार है जो अपन ने बांटे, ठीक है। दो प्रकार में कौन सा हो जाएगा, एक तो हो जाएगा महादेश, जो महादेश जनक बल हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, एक तो हो जाएगा महादेश जनक, ठीक है। इसका अपन एक बात लिखते हैं, महादेश जनक बल, ठीक है। और दूसरा इसका भाग हो जाएगा पर्वत निर्माणकारी, पर्वत निर्माणकारी बल है। तो दो प्रकार हो जाएगा। अपन सबसे पहले है जो महादेश जनक जो संचलन है इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर है जो पर्वत निर्माणकारी है उसके बारे में है जो डिटेल में आज मेनली है जो इन दोनों पर है जो पूरा है जो डिटेल वीडियो रहेगा, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं महादेश जनक। महादेश जनक है जो बल, यहाँ फोर्स, यहाँ इसको है जो संचलन भी कह सकते हैं। अगर इसको अपन देखें तो इसका इंग्लिश हो जाएगा एपिरोजेनिक। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अगर अपन इंग्लिश में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एपिरोजेनेटिक हो जाएगा, ठीक है। एपिरोजेनेटिक हो जाएगा। तो इसको है जो अपन है जो आगे इसका अध्ययन करते हैं। ये क्या है, एपिरोजेनेटिक शब्द है ग्रीक भाषा का शब्द, इसको अपन लिखे तो एपिरोजेनेटिक है, एपिरोजेनेटिक शब्द है जो ग्रीक भाषा के एपिरोज से बना है, एपिरोज शब्द से बना है ना, ठीक है। एपिरोज जेनेटिक शब्द है जो एपिरोज, एक तो क्या है एपिरोज शब्द से मिलकर बना आता है, ठीक है। जिसका अर्थ है, इसका अर्थ है महाद्वीप तथा जेनेसिस शब्द का अर्थ हो जाएगा, जेनेसिस शब्द का अर्थ हो जाएगा, जेनेसिस शब्द का अर्थ हो जाएगा उत्पत्ति। इसका क्या हो जाएगा, उत्पत्ति होता है, ठीक है। तो एपिरोजेनेटिक, जेनेटिक शब्द का अर्थ महाद्वीप की उत्पत्ति, महाद्वीप की उत्पत्ति। तो इसका पूरे का क्या हो जाएगा, महाद्वीप की उत्पत्ति। तो आप यदि किसी भी शब्द को पढ़ के उस शब्द का किस भाषा से बना होता है, फिर उसका अगर अपन पूरा अर्थ खोल के देखोगे तो ये चीजें जो आसान हो जाएगी, ठीक है। तो अपन है इसको क्या देखा था, ये जो एपिरोजेनेटिक शब्द है कौन सी भाषा का है, अपन है जो ग्रीक भाषा का शब्द है, कौन सी भाषा का, ग्रीक भाषा का शब्द है। ये कौन सा मेनली एक शब्द है एपिरो से शब्द से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ क्या होता है महाद्वीप, ठीक है। जिसका अर्थ क्या हो जाएगा महाद्वीप। और दूसरा है जेनेसिस, ये बायोलॉजी में अपन ने जो आप बायो पढ़ते हो जेनेसिस शब्द का जो कई बार है जो अपन ने डिटेल में इसको पढ़ जाए तो उसकी क्या हो जाएगी उत्पत्ति। तो ऐसे में अगर एपिरोजेनेटिक शब्द का पूरा अर्थ क्या हो जाएगा, महाद्वीपों की उत्पत्ति, जिसका पूरा अर्थ क्या हो जाएगा, महाद्वीपों की उत्पत्ति। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसमें दोनों शब्द से मिलकर क्या हो जाएगा, इसमें क्या होता है महाद्वीपों का क्या होगा, या तो उत्थान होगा, महाद्वीपों की उत्पत्ति का मतलब या तो कोई उत्थान होगा या उत्तोलन होगा। तो इसमें महाद्वीपों का उत्थान तथा अवतलन एवं निर्गमन तथा निमंजन जैसी क्रियाएं होती है, ठीक है। ये कैसी होती है, जो क्रिया होगी कैसी हो जाएगी, इसमें जो या तो अवतलन होगा या है उत्थान हो जाएगा। 1 मिनट,
ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, या तो उत्थान हो जाएगा, या ये उत्थान उत्थान, और जैसे आप इन शब्दों को मान लीजिए याद रखोगे, उत्थान और अवतरण। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा उत्थान, या दूसरी क्रिया कैसे हो जाएगी, अवतरण जैसी क्रिया हो जाएगी, और दूसरा कैसा हो जाएगा, निर्गमन या निमंजन प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है, पहले तो महाद्वीप जनक याद रखिए, जो एपिरोजेनिक है महाद्वीपों का क्या होता है, जो उत्पत्ति होती है। ठीक है, उसमें क्या देखोगे, महाद्वीपों का क्या होगा, या तो उत्थान होगा, या फिर क्या हो जाएगा, अवतरण हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, निर्गमन और निमंजन जैसी क्रिया हो जाएगी। उत्थान का मतलब जैसे मान लीजिए ये कोई अगर मैं आपको मैंने एक कोशिश की आपको बेहतर समझा सकूं, तो 3D के माध्यम से अपने जो या जो रियलिटी जो प्रैक्टिकल चीजें करते हैं उसके, तो उत्थान क्या हो जाएगा, जैसे मान लो ये महाद्वीपीय भाग है, ये क्या हो जाएगा, महाद्वीपीय भाग है, अगर इसके अंदर जो फोर्स लगा क्या हो जाएगा, ये कौन सा है, जो इसमें जो पटल विरूपण बल है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर कोई बल लगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार अंतर्जात बल का प्रकार, तो आंतरिक कोई बल लगा तो इसमें क्या हो जाएगा, महाद्वीप का कोई अपलिफ्टमेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपलिफ्टमेंट हो जाएगा, तो ये क्या उत्थान हो जाएगा। या फिर इसमें क्या हो जाएगा, महाद्वीप का भाग का क्या हो जाएगा, दशा हो जाएगा, अपने समीप सतह से क्या हो जाएगा, दशा हो जाएगा। और यदि कोई इस प्रकार का कोई भाग होगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये महाद्वीप भाग है, और ये क्या हो जाएगा, तीसरी किसका है, ये अपन कह सकते हैं आगे, ये जलमग्न पर्वत, तो इसमें क्या हो जाएगा, निर्गमन कब होगा, जब इसमें जो कोई नीचे की फोर्स लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर आ जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, निर्गमन मतलब जो जल से बाहर आ जाएगा बाहर। ठीक है, कभी जलमग्न रहा होगा, और फिर इसमें क्या हो जाएगा, अगर बल लग जाए तो निर्गमन, और निमंजन मतलब वो भाग जो वापस है जो जल के अंदर बैठ जाता है, या इसमें जल आ जाता है। ठीक है, ये प्रक्रिया किसमें होती है, ये है जो महादेश जनक में हो जाती है। ठीक है, अब अपने जो इसके भी क्या है, दो भाग है, इसके भी दिशा के आधार पर के कितने भाग बांटे गए, तो इसके भी दो प्रकार है। ठीक है, इसके भी दो भाग हैं। ठीक है, एक तो कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा ऊपरी मुखी, ऊपरी मुखी संचलन, संचलन, दूसरा कौन सा हो जाएगा, दो मुखी संचलन, दो मुखी संचलन, तो आप दो याद रखोगे। ठीक है, अच्छा, महाद्वीप में क्या होता है, इसमें लंबवत जो बल कार्य करते हैं, ये कैसा होता है, इसमें से वो संतुलन कैसे होती है, इसमें बल की लंबवत क्रिया होती है, कैसी होती है, लंबवत क्रिया होती है। यहाँ पर कैसा होता है, लंबवत रूप से जो कार्य करता है, क्षैतिज नहीं, लंबवत आप याद रखोगे। ठीक है, इसमें कैसे है, लंबवत क्रिया करेगी, तो यहाँ तो कोई भाग लंबवत कार्य करेगा तो क्या होगा, या तो अपलिफ्टमेंट होगा, या फिर जो उसमें दशा जैसा डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें आप उम्मीद करता हूँ ये बात इसमें आपको समझ में आ गई। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, एक तो ऊपरी मुखी में क्या हो जाएगा, या तो इसमें हो जाएगा, देखो इसमें या तो हो जाएगा उत्थान, या तो उत्थान हो जाएगा, या इसमें हो जाएगा निगमन, निर्गमन। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगी, ऊपरी मुखी में क्या हो जाएगा, या तो हो जाएगा उत्थान हो जाएगा, या फिर है जो निर्गमन प्रक्रिया हो जाएगी, और इसमें भी इसके दो भाग हो जाएंगे आगे, इसमें आप रखोगे अवतलन, अवतलन, और इसमें क्या हो जाएगा, निमंजन। निमंजन जैसी क्रिया हो जाएगी। उत्थान में क्या हो जाएगा, महाद्वीप के समीप का भाग, उत्थान में क्या हो जाएगा, महाद्वीप के कोई भी समीप का भाग है जो ऊपर उठ जाएगा, तो ये हो जाएगा उत्थान। इसमें क्या हो जाएगा, महाद्वीप के कोई भाग है, समीप का भाग, जलीय भाग है, इसमें क्या हो जाएगा, जलीय भाग है जो ऊपर उठ जाएगा, तो उसको अपन क्या कहेंगे, निर्गमन। इसमें क्या हो जाएगा, महाद्वीप के, यानी देता हूं महाद्वीप के, महाद्वीप के समीप का कोई भाग है जो ऊपर उठना है, उठना है। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा, महाद्वीप के निकट है जो सागर तल से कोई भाग, सागर से या जल से जो समीप भाग है जो ऊपर उठता है, क्या हो जाएगा, ऊपर उठता है, यहाँ से बाहर आ जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, अवतरण क्या हो जाएगा, जो महाद्वीप के पास वाला भाग है जो दशा हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, निमंजन में जो इसमें जो वज्र के अंदर चला जाएगा, इसका महाद्वीप के जो कोई भी समीप भाग है सागर के निकट का है जो किसमें हो जाएगा, तो ये अपन है जो इसको है जो डिटेल में पढ़ लिया। ठीक है, तो इसको आप एपिरोजेनिक से, एपिरोजेनेसिस का उत्पत्ति होता है, उसके बाद उत्थान, अवतरण, या निर्गमन, निमंजन जैसी क्रिया किसमें होती है, तो आप याद रखोगे महादेश जनक में होती है। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ बात। और इसमें एक ये क्वेश्चन याद रखोगे कि इसका जो बल कैसे कार्य करता है, लंबवत है जो कार्य करता है। ठीक है, ये अपन ने जो पटल विरूपण का है जो एक प्रकार आपको समझा दिया। ठीक है, मेहंदी उत्थान
उत्थान मतलब ऊपर की ओर, दशा अवतरण मतलब दशा की ओर कौन सा, महाद्वीप के समीप का पथ, और उसमें कौन सा हो जाएगा, निर्गमन मतलब जल से बाहर आना, कोई महाद्वीप के समीप में भाग जल से बाहर आना, जो और निमज्जन की प्रक्रिया में क्या हो जाएगा, कोई भी है जो महाद्वीप के समीप का जो सागरीय भाग है उसमें तली में क्या हो जाएगा, दशा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा निमज्जन की प्रक्रिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसमें अपन अब चलते हैं जो पटल विरूपण है जो उसको देखें। ठीक है, पटल विरूपण है जो उसकी क्रिया को देखेंगे, तो इसको एक बार मैं जो इरेज कर देता हूँ। देखिए अब इसमें है जो अपन पटल विरूपण है जो दूसरा प्रकार देखेंगे, पटल विरूपण बल। पटल विरूपण बल, पटल विरूपण क्या हो जाएगा, इसको अपन कहते हैं ओरोजेनेटिक शब्द, इसको इंग्लिश में है वो अपन क्या कहेंगे, ओरोजेनेटिक मूवमेंट। इसको अपन क्या कहते हैं, ओरोजेनेटिक शब्द से मिलकर है जो इंग्लिश में, तो ये भी क्या है, ये भी एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका दो शब्दों से मिलकर ओरोज और जेनेसिस। ठीक है, यह ग्रीक भाषा के, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जिसमें ओरोज का अर्थ है, ओरोज का अर्थ होता है पर्वत, पर्वत तथा जेनेसिस का अर्थ होता है, इसका अर्थ उत्पत्ति, उत्पत्ति यहाँ है निर्माण, निर्माण। ठीक है, निर्माण जैसे दो शब्दों से मिलकर, जैसे इसमें क्या करेंगे, दो शब्दों से मिलकर बना, मिलकर बना, जिसका अर्थ होगा, इसका अर्थ होगा पर्वत निर्माणकारी या पर्वतों की उत्पत्ति, पर्वत निर्माणकारी बल, जिसका अर्थ क्या हो जाएगा, पर्वत निर्माणकारी बल। इसमें क्या हो जाएगा, पर्वतों का जैसे निर्माण होगा तो उसको अपन जो पटल विरूपण है जो कह देंगे। इसमें क्या हो जाएगा, पर्वतों का जो निर्माण हो जाएगा। ये कैसे कार्य करता है, ये जो क्षैतिज कार्य करता है, इसका जो ये है क्षैतिज रूप में, क्षैतिज रूप में क्रिया होती है, क्रिया होती है, यहाँ कार्य करता है, कार्य करता है। ठीक है, इसमें भी क्या होती है, ये क्षैतिज रूप में मैनली कार्य करता है। तो आप है तो दो शब्दों से मिलकर बना, एक तो है जो ओरो शब्द है जो मिलकर बना होता है, इसका अर्थ होता है पर्वत तथा यहाँ, और दूसरा हो जाएगा जेनेसिस, जिसमें होता है कि पर्वतों के निर्माण की जो उत्पत्ति से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, और जो पूरा अर्थ क्या हो जाएगा, जो पर्वत का जो चोरी पर्वत निर्माण का बल हो जाएगा, पर्वत निर्माण कार्य। और ये कैसे कार्य करता है, ये जो क्षैतिज कार्य करता है, ये कैसा है, जो क्षैतिज रूप से कार्य करता है। इसमें भी दो प्रकार हो जाएंगे, इसके भी क्या हो जाएंगे, ये भी, यह दो प्रकार है। ठीक है, ये कितने प्रकार का, दो प्रकार का, एक तो क्या होता है तनाव, एक तो इसमें कौन सा बल लगेगा, तनाव बल, और दूसरा इसमें है तो संपीड़न बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, संपीड़न बल लगेगा। तो पटल विरूपण में कौन सा हो जाएगा, जो तनाव बल और एक संपीड़न बल लगेगा। अपन ने जो महादेश जनक में आपको क्या उत्थान, अवतरण, निर्गमन और निमज्जन जैसी प्रक्रिया याद रखनी है, वो कैसे कार्य करता है, लंबवत कार्य करता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वो बात आपको समझ में आ गई। अब अपन दूसरा प्रकार है जो पटल विरूपण का पढ़ रहे हैं, तो इसमें अपन जो भी मैंने ये एक बार इसका जो पर्वत निर्माण कार्य कर था। ठीक है, मैंने पटल विरूपण लिख दिया है, इसको अपन लिख सकते हैं पर्वत निर्माण कार्य। ठीक है, पर्वत निर्माणकारी संचलन लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, ये पर्वत निर्माण कार्य मैंने वो लिख दिया। ठीक है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, तनाव बल में क्या हो जाएगा, दोनों बलों में क्या हो जाएगा, खिंचा हो जाएगा, दोनों पार्श्व जो भाग होंगे उसमें से क्या हो जाएगा, खिंचा हो जाएगा। यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा, जो कंप्रेस होगा,
क्या होगा, या तो दोनों विपरीत दिशा में लगेंगे और ये दोनों क्या होंगे एक दिशा में जो बल लगेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, या तो अगर आप किसी भी चीज़ को कंप्रेस करो, जैसे मान लो इसको मैंने जो ये मार्कर को बंद किया, अगर इसको मैं खींचूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इसके ये जो ढक्कन से ये अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ढक्कन से अलग हो जाएगा। अगर मैं इसको ढक्कन को छोड़ करके यहाँ से खींचूंगा, अगर ज़्यादा बल लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, तनाव बल होगा, तनाव से क्या हो जाएगा, कल भी उनको मैंने बताया था, इसमें क्या हो जाएगा, एक तो है जो भ्रंश हो जाएगा, दूसरा है जो षटकन है, षटकन की क्रिया हो जाएगी, और उसमें जो दूसरा इसमें क्या हो जाएगा, स्वलन, स्वलन की क्रिया, और इसमें दूसरा प्रकार कौन सा हो जाएगा, वलन जैसी क्रिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको याद रखोगे। षटकन जैसी अगर अपन जो पर्वत के ऊपर जाते हैं तो कुछ भागों की जो सतह होती है उसमें जो दरारें पाई जाती है, वो क्या आती है, या तो वर्षा की वजह से हो जाती है, या फिर जो सूर्य की किरणों की वजह से भी क्या हो जाता है, इसमें जो षटकन जैसी या भ्रंश जैसी क्रिया हो जाती है। तो आज अपन मेनली ये जो भ्रंश के बारे में जो डिटेल में अलग पढ़ेंगे, भ्रंश के जो शब्दावलियाँ दे रखी उसके बारे में पढ़ेंगे, या भ्रंश के जो प्रकार है जो वैसे दे रखे तो उसको अपन जो फुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसको एक बार मैं जो इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें अपन सबसे पहले जो भ्रंश के बारे में, जो भ्रंश संरचना शब्दावली के बारे में पढ़ेंगे। पटल विरूपण का ही पर्वत निर्माणकारी भाग है, पर्वत निर्माण कार्य में भी कौन सी प्रक्रिया है, भ्रंश के बारे में पढ़े, जो पूरा डिटेल है जो बीवी पढ़े, ठीक है। ठीक है, तो भ्रंश का जैसे कोई भी चीज में अगर विखंडन हो गया या उसमें टूट गया, पटल निरूपण है जो अलग हो गया, तो उसमें जो अलग अलग है जो भाग बनेंगे, तो उसका जो भूवैज्ञानिकों ने अलग अलग नाम दिए, जिसमें अपन है जो उसको नाम दे दिया है भ्रंश संरचना संबंधित है जो शब्दावलियों का नाम दे दिए थे, उसको अपन है जो फुल डिटेल में पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इसमें आ जाएगा भ्रंश तल, ठीक है। सबसे पहले इसमें आइडिया लिख देंगे भ्रंश तल, भ्रंश तल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मान लीजिए भ्रंश तल क्या होगा, जैसे आपके पास कोई भी दो भाग होगा, दो भाग मान लो पर्वतों के निर्माण में जो अलग हो गया, तो उससे क्या हो जाएगा, जो भाग टूट जाएगा, तो उसमें जैसे मैं आपको जो इसमें एक बार डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए इसमें अगर कोई बल लगा, एक तरफ इस तरफ खिंचा हुआ बल लगा, दूसरी तरफ इस प्रकार का खिंचा लगा, तो इसमें ये क्या हो जाएगा, इसमें जो विभंजन हो जाएगा, तो इसमें क्या लगेगा, ये इस प्रकार की जो आकृति बन जाएगी, ये माइनस वाला से ऊपर रह जाएंगे, ठीक है, और इसमें जो प्लस वाला ये इस प्रकार का हो जाएगा। दूसरा इसमें क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार की जो क्रिया हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार का है और ये इस प्रकार का टूट करके दोनों क्या हो गए, अलग हो गए। तो ये जो यहाँ पर था तो टूट करके ये क्या आ गया, नीचे आ गया, तो इसमें क्या हो गया, ये भ्रंशन की प्रक्रिया हो जाएगी। तो ये कौन सा आ जाएगा, ये यहाँ पर जो भाग बचा है इसको अपन कह देंगे भ्रंश तल। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपन का जो भ्रंश तल नाम दे देंगे इसको, अपन जो क्या नाम दे दिया, भ्रंश तल है जो नाम दे दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको यहाँ तक जो समझ में आ गई। तो भ्रंश तल क्या होता है, जिस तल के सारे जो चट्टानों में क्या होता है, विखंडन होता है, जिसमें जिस तल के सारे जिस तल के सारे चट्टानों में विखंडन होता है उसे भ्रंश तल कहते हैं, भ्रंश तल कहते हैं, ठीक है। जिस तल के सारे अगर कोई भी खंडों का क्या होगा, जो विखंडन या फिर अपन विस्थापन कह सकते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं,
भ्रंश तल या इसको है जो फॉल्ट प्लेन भी कहा जाता है। इसको है जो अपन क्या कहते हैं, फॉल्ट प्लेन भी कह सकते हैं। अगर मैं इसको आपको डायग्राम के माध्यम से, प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको दिखाऊं तो ये इस प्रकार आप देखोगे, क्या देखोगे, इस प्रकार का है जो, अगर मान लीजिए ये कोई भी चट्टान है, ये क्या है, ये कोई भी चट्टान इस प्रकार का है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार का अगर जुड़ा हुआ है तो इसमें क्या होगा, खिंचाव पैदा होगा। इसमें क्या हो जाएगा, खिंचाव पैदा हो जाएगा। तो ये इस प्रकार है जो अलग हो जाएगी, ये इस प्रकार का अलग हो जाएगी। तो ये आपको तरी जो दिख रही है ये क्या होगी, ये भ्रंश तल है। यदि किसी भी चीज़ को आप प्रैक्टिकल के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से, यदि कोई भी चीज़ें हैं जो शब्द है आपको अगर कम पकड़ में आते हैं या कम याद रहते हैं तो इसको अपन जो प्रैक्टिकल से करते हैं तो वो चीज़ आपको जो कंठस्थ हो जाती है। तो भ्रंश तल का आप याद रखोगे, ये क्या हो जाएगी, जिस तल के सारे क्या हो जाएगा, ये कौन सा हो गया, ये भ्रंश है। और इस तल के सारे इसमें क्या हो रहा है, विखंडन हो रहा है। तो ये कौन सा हो गया, ये इस तल के सारे क्या हो गया, विखंडन हो गया। तो इसको अपन कह सकते हैं भ्रंश तल या भ्रंश तली भी कहता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें जो दो नाम और दे रखे हैं, उसको अपन इसको अपन दे देंगे आधार विधि। इसको अपन ने क्या नाम दे दिया, आधार विधि। आधार विधि, और इसका अपन नाम दे देते हैं ऊपरी विधि। एक हो जाएगा आधार विधि और दूसरा हो जाएगा ऊपरी विधि, ठीक है। और उसको अपन कहते हैं फुटबॉल। इसको अपन क्या कहते हैं, फुटबॉल। इसको मैं यहाँ नाम देख देता हूँ, फुटबॉल, ठीक है। और इसमें है जो हैंगिंग बॉल, हैंगिंग, ठीक है। ये आप जो इंग्लिश में भी याद रखोगे, ठीक है। तो जैसे अपन एक बार मैं इसको लिख देता हूँ आधार विधि क्या होता है, ठीक है। इसमें मैं लिख देता हूँ आधार विधि। भ्रंश तल के नीचे, भ्रंश तल के नीचे वाला भाग, नीचे वाला भाग आधार विधि कहलाता है, ठीक है। दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा ऊपरी विधि। दूसरा कौन सा हो जाएगा, ऊपरी विधि। ऊपरी विधि, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा भ्रंश तल के, भ्रंश तल के ऊपरी वाला भाग, ऊपरी वाला भाग, भाग है जो जो अपन कहते हैं ऊपरी विधि कहते हैं, ऊपरी विधि कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें है जो दो प्रकार हो गए। अगर अपन देखेंगे तो आधार विधि, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, जो सेवफल जहाँ से विस्थापित हुआ है उसके जो ऊपरी तली है, जो उसका भाग है, जो आधार तली तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला भ्रंश तल के नीचे वाला भाग हो जाएगा, वो अपन कह देंगे आधार तल, सॉरी आधार विधि। और जो ऊपरी वाला भाग हो जाएगा, जैसे मैंने ये चीजें दी, ठीक है। इसको अगर आप डायग्राम से देखोगे तो ये अपन है जो इस प्रकार है जो इसको बताते हैं, ठीक है। तो ये भ्रंश तली कौन सी हो गई, ये हो गई। भ्रंश तली के नीचे वाला भाग क्या है, आधार विधि। तो इसको अपन कह देंगे आधार विधि। और भ्रंश तल का जो ऊपर वाला भाग हो जाएगा इसको अपन क्या कह देंगे, उसको कह देंगे ऊपरी विधि। यहाँ पर इसको है जो हैंगिंग वॉल कहा जाता है। तो ये चीजें जो टर्मोलॉजी आप है या इसको शब्दों को आप याद रखोगे, क्योंकि कई बार है जो एग्जाम में आधार विधि नाम से कोई भी दे दिया कि आधार विधि का तात्पर्य क्या है। या निम्नलिखित में से भ्रंश तल के जो नीचे वाला हिस्सा है इसको क्या कहते हैं, हैंगिंग वॉल कहते हैं। यहाँ पे जो फुटबॉल कहते हैं, यहाँ फिर जो भ्रंश कगार है, जो इस प्रकार का कोई स्टेटमेंट या ऑप्शन भी दे सकते हैं, उसको अपन जो करेंगे, ठीक है। इसके बाद अपन जो अगला है जो इसमें लिखते हैं कि जो भ्रंश कगार होता है उसके बारे में अपन लिखते हैं। इसको एक बार मैं साफ देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भ्रंश तल का जो खड़े वाला ढाल होता है उसको अपन क्या कहते हैं, जो भ्रंश के कारण है, भ्रंश के कारण है जो स्तरीय सतह पर, सतह पर खड़े वाले ढाल, खड़े वाले ढाल को भ्रंश कगार कहते हैं। तो खड़े वाला ढाल होगा इसको अपन क्या कहेंगे, जो भ्रंश की सतह पर है
उसको अपन जो भ्रंश कगार कह देंगे, अपन उसको अपन जो क्या कह देंगे, भ्रंश कगार है उसको अपन कह देंगे। अगर इस डायग्राम को देखोगे तो ये वाला जो हिस्सा हो जाएगा ऊपरी सतह का, जो स्तरीय सतह का कगार वाला हिस्सा हो जाएगा, तो उसको अपन क्या कह देंगे, भ्रंश कगार कह जाएंगे। ठीक है, भ्रंश के कारण जो स्तरीय सतह पर जो खड़े वाले ढाल है उसको अपन क्या कह देंगे, तो इसमें आप याद रखोगे जो खड़ा वाला ढाल हो जाएगा उसको जो अपन क्या कह देंगे, ये तो पूरी इसमें जो तली हो जाएगी, और इसका जो खड़े वाला ढाल हो जाएगा उसको जो अपन भ्रंश कगार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको भ्रंश तली, आधार भित्ति और उसके बाद है जो ऊपरी भित्ति और उसके बाद है जो भ्रंश कगार आ गया होगा। एक बार मैं आपको वापस समझा दूं, भ्रंश तली जिस तल के सारे जो विस्थापन या जो विखंडन होता है चट्टानों का उसको अपन भ्रंश तली कहते हैं, और जो आधार भित्ति है जो उसको क्या कहते हैं, जो तली है भ्रंश तली के नीचे वाला हिस्सा है उसको अपन आधार भित्ति, और जो भ्रंश तली के ऊपर वाला हिस्सा है उसको अपन जो हैंगिंग वॉल दे दिया या ऊपरी भित्ति, और जिसको खड़े ढाल वाला होगा उसको अपन जो स्तरीय सतह का अगर खड़े ढाल वाला भाग होगा तो उसको जो अपन भ्रंश है जो कगार नाम दे दिया था। ठीक है, इसमें जो आगे की ओर अपन जो मूवमेंट करते हैं। उसके बाद है इसमें भ्रंश उन्नयन। ठीक है, अगला इसमें जो अपन देखेंगे भ्रंश का उन्नयन। भ्रंश का उन्नयन क्या हो जाएगा इसके बारे में जो अपन देखेंगे। ठीक है, तो ये अपन इसको एक बार मैं डायग्राम आपको बना दूं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर तल, यहाँ जो भ्रंश तल के बीच का कोण हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर तल, इसकी अगर मैं परिभाषा लिखूं तो ऊर्ध्वाधर तल तथा भ्रंश तल के बीच का कोण है जो भ्रंश उन्नयन कहलाता है। भ्रंश का उन्नयन कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो अगर खड़े वाला अगर कोई किसी को अगर मैंने ये ले लिया, अगर इसको यहाँ देखोगे ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको डायग्राम बनाने का प्रयास करता हूँ लाइन खींचने का, तो ये क्या हो जाएगा, ये रेड वाला क्या हो जाएगा ऊर्ध्वाधर, और इसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये जो भ्रंश तली हो जाएगी, इसके बीच का ये जो कोण बनेगा तो क्या हो जाएगा, अगर आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, तो इसमें जो अगर इसको मैं रेड जो ब्लैक मार्क से करेगा तो ये भ्रंश तली और उसके बीच का जो कोण है ये क्या हो जाएगा, ये जो उन्नयन कोण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, भ्रंश का उन्नयन क्या हो जाएगा, भ्रंश का उन्नयन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है जो अपन आगे की ओर चलते हैं, तो इसमें देखते हैं अवपात पार्श्व क्या होता है। अवपात है जो पार्श्व क्या होता है, तो उसको जो डिटेल से समझेंगे। ठीक है, उसको एक बार मैं जो अवपात पार्श्व। ठीक है, इसको अपन जो डाउन थ्रो साइड कहते हैं, इसको अपन क्या कहते हैं, डाउन थ्रो साइड कहते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो जहाँ से भ्रंश होता है तो एक पार्श्व की तुलना में दूसरे जो पार्श्व में क्या हो जाएगा, अधिक है जो विस्थापन हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भ्रंश की परतों का एक सतह की तुलना में दूसरी परतों का इसमें क्या देगा, इसमें जो भ्रंश की परतों का एक सतह की तुलना में जो दूसरी परतों का अधिक क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, ठीक है, तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, अवपात पार्श्व कहते हैं। अगर मैंने इसको ये डायग्राम दे दिया, मान लो ये कोई भी इसमें जो परत है, ठीक है, इसकी ये जो परत है तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसकी तुलना में इसमें क्या हो जाएगी, ज्यादा है जो परतों का क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, यहाँ जो खिंचाव हो जाएगा, तो उसको अपन क्या कहते हैं, डाउन थ्रो साइड। ये क्या हो जाएगा, डाउन थ्रो नीचे की ओर है, तो इसमें जो अवपात हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो भ्रंश की जो परत है एक भ्रंश की तुलना में दूसरे में क्या हो जाएगी, इसमें जो ज्यादा हो जाएगी, तो उसको अपन जो अवपात है जो पार्श्व नाम दिया। ठीक है, उसके बाद है जो इसमें एक है भ्रंशपात। ठीक है, भ्रंशपात में भी क्या होता है, भ्रंशों का जो ऊर्ध्वाधर क्या होता है, इसमें जो विस्थापन होता है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, डाउन थ्रो में क्या हो जाएगा, भ्रंशपात में क्या हो जाएगा,
इसमें परतों का ऊर्ध्वाधर है जो विस्थापन होता है। इसमें क्या हो जाएगा, जो भ्रंश की परत है उसमें क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर है जो विस्थापन है जो नीचे की ओर हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा है जो ये क्या है, इसमें भ्रंशों का है जो अनुप्रस्थ है, भ्रंश का है जो अनुप्रस्थ विस्थापन है। ठीक है। भ्रंश का है जो अनुप्रस्थ है जो विस्थापन। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो परतों का जो क्षैतिज विस्थापन हो जाएगा, इसमें जो भ्रंश की परतों का क्षैतिज विस्थापन है जो हो जाएगा। क्षैतिज विस्थापन है जो किसमें होता है, तो भ्रंश का जो अनुप्रस्थ विस्थापन होता है इसमें क्या हो जाएगा, क्षैतिज विस्थापन है जो हो जाएगा। ठीक है। तो आप है जो एक तो अनुपात है जो डाउन थ्रू साइड है क्या हो जाएगा, एक की तुलना में दूसरी में जो क्या हो जाएगा, विस्थापन है जो अधिक हो जाएगा या विखंडन अधिक हो जाएगा। और भ्रंश पात में क्या हो जाएगा, भ्रंशों का जो ऊर्ध्वाधर जो विस्थापन होता है, भ्रंश की जो संस्तर यहाँ परतें होती है इसमें क्या होता है, ऊर्ध्वाधर जो विस्थापन होता है, तो उसको है जो कहते हैं, इसको अपन अनुदैर्ध्य भी कह सकते हैं। इसमें जो भ्रंश पात है इसको अपन जो अनुदैर्ध्य भी कहते हैं, इसको जो अनुदैर्ध्य जो पात कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, अनुदैर्ध्य हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, क्षैतिज हो जाएगा। ठीक है। आप अनुप्रस्थ में जो क्षैतिज याद रखोगे और दूसरे में क्या है, भ्रंश पात में जो ऊर्ध्वाधर होगा उसमें क्या हो जाएगा, जो अनुदैर्ध्य और उसमें हो जाएगा अनुप्रस्थ हो जाएगा। और डाउन थ्रू साइड में क्या हो जाएगा, एक की तुलना में जो दूसरे में क्या हो जाएगा, एक तो ज्यादा मूवमेंट नहीं होता, वो स्थिर रहती है, और उसमें क्या हो जाएगा, साइड वाली परत में जो ज्यादा है विस्थापन हो जाता है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद अगला है जो भ्रंश नति, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो भ्रंश की नति, ठीक है, इसमें टॉपिक हो जाएगा भ्रंश की नति। भ्रंश की नति, अगर इसको मैं डायग्राम के माध्यम से अगर इसको ड्रॉ करना चाहूँ, ये हो जाएगा, अपन इसको भ्रंश दे दिया और ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा क्षैतिज, क्षैतिज हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसमें जो भ्रंश तली, इसको अपन ने जो भ्रंश तल नाम दिया था। और इसके जो बीच का कोण बनेगा उसको अपन ने जो नति नाम दिया। ये क्या हो जाएगा, ये जो नति हो जाएगा, इसको जो अपन ने नति दिया था। तो इसमें क्या हो जाएगा, भ्रंश तल और क्षैतिज तल के बीच का कोण, ये तो कौन सा हो जाएगा, क्षैतिज तल है। तो इसमें लिख सकते हैं भ्रंश तल, भ्रंश तल और क्षैतिज तल के बीच का कोण, क्षैतिज तल के बीच का कोण कौन सा हो जाएगा, तो अपन इसको कह सकते हैं भ्रंश का नति कह सकते हैं। अगर मैं इसको आपको डायग्राम के माध्यम से समझाऊं तो ये देख लो, अगर इसमें आप ये देखोगे तो ये कौन सा हो जाएगा, ये देख लो। अगर इसमें ये कौन सा हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा, जो क्षैतिज, ये तो कौन सी हो जाएगी, रेखा हो जाएगी, ये तो क्षैतिज हो जाएगी। और इसके जो ये कौन सा हो जाएगा, ये भ्रंश तल हो जाएगा। तो इसके बीच का जो कोण बनेगा उसको अपन क्या लेंगे, जो भ्रंश की नति नाम दे दिया था। ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आज आ गई होगी। उसके बाद एक और है जो भ्रंश का नति नाम। ठीक है। भ्रंश का नति लंब, उसको अपन क्या कहते हैं, तो भ्रंश का नति लंब ये क्या होता है, सॉरी, तो ठीक है, भ्रंश का नति लंब क्या होता है, ये जो भ्रंश की नति के जो समकोण पर जो रेखाएं होती है उसको अपन जो काल्पनिक रेखा होती है उसको अपन क्या कहते हैं, भ्रंश की नति कहते हैं। ठीक है। भ्रंश का नति लंब कहते हैं, भ्रंश के नति के समकोण, समकोण पर काल्पनिक रेखा, रेखा को भ्रंश का नति लंब कहते हैं, भ्रंश का कहा जाता है। ठीक है। अगर मैंने इसको डायग्राम के माध्यम से बनाऊं तो ये देखना,
ये 20 वाला भाग कौन सा हो जाएगा, इसको अपन है जो तली नाप दी, ये कौन सा हो जाएगा, तो ये जो कौन हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, ये तो कौन सा हो जाएगा नति, इसको तो अपन ने नति नाप दी थी, ठीक है। इसके पूरे को जो अपन ने जो भ्रंश तल दे दिया था, और ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा नति, ठीक है। और ये जो रेखा हो जाएगी इसको मैं ब्लैक मार्क से कर देता हूँ, ये जो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा नति नाप, एकदम भाग हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, जो भ्रंश की नति को समकोण पर जो काटता है, जो काटने वाला जो काल्पनिक रेखा होती है, जो समकोण पर जो काल्पनिक रेखा है उसको अपन जो भ्रंश का नति लंब कहते हैं, ठीक है। तो ये शब्दावली इंपॉर्टेंट है, शब्दावली से जो कई बार क्वेश्चन बनता है तो उसको आप जो याद रखोगे डायग्राम के माध्यम से, अगर या फिर आप प्रैक्टिकल जो पढ़ोगे तो वो चीजें जो आपको याद आ जाए, ठीक है। ये अपने जो भ्रंश जो देख लेते हैं। उसके बाद है जो भ्रंश का है जो अनुरेख, यहाँ भ्रंश रेखा, भ्रंश रेखा क्या हो गई, जो भ्रंश तल और जो भूमि तल को प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। इसमें है जो भ्रंश रेखा पढ़ते थे, भ्रंश रेखा, तो उसमें हो जाएगा भ्रंश तल तथा इसमें हो जाएगा भूमि तल, भूमि तल को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, करने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो उसको अपन जो भ्रंश रेखा का नाम दे दिया, ठीक है। इसको है जो भ्रंश नति ले लिया था, जो भ्रंश तल और क्षैतिज तल के जो बीच का है जो कोण बनाती है उसको जो नति कहते हैं। और भ्रंश का नति लंब क्या होता है, जो भ्रंश की नति पर जो समकोण रेखा काटती है, जो क्या करती है, तो उसको है जो भ्रंश का नति लंब नाम दे दिया था, ठीक है। उसके बाद है जो ये अपन ने जो इतनी चीजें जो इनके बारे में देख ली, ठीक है। उसके बाद है जो भ्रंश के प्रकार आते हैं, ठीक है। इसमें अगला जो टॉपिक है भ्रंश के प्रकार है, तो ये अपन है जो कल पढ़ेंगे, ठीक है। इसको है जो अपन नेक्स्ट क्लास में जो रिवाइज है जो पहले इसको रिवाइज करेंगे, फिर उसको जो पढ़ेंगे। तो यदि यहाँ तक आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप जो लाइक कमेंट शेयर भी कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ है जो शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास देखने के लिए आप सभी मित्रों का धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में।